नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 की, जो कि गणित स्टैंडर्ड का पेपर है। पिछले साल का क्या पैटर्न था स्टैंडर्ड मैथ का, और इस साल का अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या पैटर्न रहेगा, इससे आप बहुत आसानी से अच्छे से समझ जाओगे। पूरा एंड तक देखना है। हम इस वीडियो में पहले पार्ट की बात करेंगे, जिसमें कि हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में पहला क्या है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो दशमलव निरूपण अशांत व अनावृत्ति नहीं हो सकता। दूसरा है 64 की घात -1/3 का मान। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कि 4 की घात 3 होता है 64, और माइनस के 1/3 ऊपर पावर है। जब 3 से 3 को काटा तो 4 की घात -1 बचा। -1 की घात को हम 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर डी आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद हमेशा कौन सी बहुपद की घात हमेशा कैसे होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये नीचे y लिखा है, इससे ये कैसा बन जाएगा? जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का y बनेगा, जो कि प्राकृतिक नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या होगी। तो 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो हमारा 1/2 बचेगा। ठीक है। समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा हल है? जब हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो y का मान 0 आना चाहिए, या y की जगह पे 0 रखें तब x की जगह पे 4 आना चाहिए, तो ये हल होगा। इसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि देखो, मैंने y की जगह पे 0 रखा तो ये 0 हो गया। अब अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये कितना आ गया? 4। तो यही पहला 4,0 ही इसका हल है। ठीक है, ये हमने सही विकल्प पूरे कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों को देख लें। रिक्त स्थानों में पहला है कि बिंदु 3,0 x अक्ष पर स्थित है। देखो, अगर y का मान 0 होता है तो x अक्ष पर होता है, और x का मान 0 होता है तो y अक्ष पर होता है। इसी तरह दूसरा है कि x = a का आलेख किसके समांतर है? तो y अक्ष के समांतर होगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर कैसे होती हैं? समांतर। ये हम देखते हैं कि एक रेखा है और इसके समांतर कितनी भी रेखाएं खींच दो, वो आपस में कैसे होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि मान लो ये है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय होती है, त्रिभुज वाले चैप्टर में ये प्रमेय मिल जाएगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भय चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण भी होते हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। दो कोण जिनका योग 180 होता है, वे क्या कहलाते हैं? सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण। कैसे कहलाते हैं? सरल रेखीय कोण। तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूरे ऑप्शन देख लिए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सत्य सत्य की। सत्य सत्य में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 59/8 में शेषफल का मान 5 है। ये आप भाग देकर भी देख सकते हैं कि 8 7 56 होता है। 56 के बाद 57 58 59, यानी सिर्फ 3 शेष बचता है, और यहाँ पर शेष 5 लिखा है, इसलिए असत्य है। बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का हल है। तो ये बिल्कुल सत्य है। देखो, जब x और y, ये भुज और कोटि के मान है, इनको x और y की जगह पर रखेंगे तो बराबर में 4 आएगा। या इस तरह से बोल सकते हैं कि x का मान रखेंगे तो y का मान 3 बन जाएगा। तो ये सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण हो सकते हैं, तो 2 कोण समकोण हो सकते हैं, ये असत्य है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है और दूसरा कोण भी 90 का है, तो दोनों कोण मिलकर 180 बन रहे हैं। जबकि हमारे त्रिभुज का नियम क्या होता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री है तो दो 90 डिग्री से छोटे कोण ही बनेंगे, तो ये असत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये असत्य। देखो, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि नहीं होती। केंद्र को यहाँ मिला रहे हैं वृत्त पर, तो ये त्रिज्या होती है उसकी। -5 0 से छोटी किंतु 8 से बड़ी है, बिल्कुल सत्य है। ऋजु कोण की माप 180 होती है, ये भी सत्य है। तो इसको हमने थोड़ा सा
रॉन्ग कर दिया था। दो कोणों का योग 180 होता है तो वो कौन से कोण कहलाते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण। और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तब कैसे कहलाता है? पूरक। तो ये वाले कोण हमारे संपूरक कोण बनते हैं। इसमें जो दो कोण है θ1 θ2, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होता है। इन्हीं को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, सरल रेखी कोण भी 180 डिग्री होता है, पर दो कोणों का योग पूछ रहा है इसलिए ये संपूरक कोण होगा। आगे हम बात करते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी में पहला है वर्ग है एक। वर्ग क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज हो, सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? चतुर्भुज के। 4 में 3x का व्यकलन, व्यकलन मतलब घटाना होता है, तो 4 में से 3x घटाएंगे तो ये बनेगा 4 - 3x। 3 व x का गुणनफल 6 है, तो 3 और x का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा और बराबर में 6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा तीसरे का ये। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप होती है उसी को हम परिधि बोलते हैं, इसको परिभ्रमण भी बोलते हैं। समकोण की माप, समकोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। हम समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति, तीन भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ये इसके इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। और द्विघाती बहुपद की घात 2, त्रिघाती बहुपद की घात 3। जैसा नाम होता है वैसे उसकी घात हो जाती है। 28 मोतियों को 4 4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो 28 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। तो यानी 7 समूह बनेंगे। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में? अगर हम इसको चतुर्थांश माने तो ये इधर का पॉजिटिव संख्या होती हैं और इधर की निगेटिव होती हैं। जब पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर ये कौन सा चतुर्थांश बनता है? चौथा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -5, 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? जब बात करें x अक्ष से दूरी तब हमें y का मान लेना है, और y अक्ष से दूरी की बात करें तब हम x का मान लेते हैं। इसको मैंने कॉन्सेप्ट को वीडियो में समझाया भी है, प्ले लिस्ट में वीडियो डाली है, आप इनको देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने पूरा निर्देशांक ज्यामिति को समझाया है। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग। तो समप्राकृतिक संख्याओं का योग या तो आप डायरेक्ट 2 4 6 इस तरह से सभी संख्याओं को जोड़ लें, और या इनको सूत्र द्वारा करेंगे तब क्या आएगा? n+1 n+1 ये फॉर्मूला है। तो ये 10 और 10 + 1 11 होते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 110 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? जब 3 अलग अलग जगह अगर बिंदु होंगे तो सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जाएगा, और अगर एक असंरेख बिंदु होता तब कितने वृत्त खींचे जा सकते? तब अनंत वृत्त हम खींच सकते थे, अलग अलग पोजीशन पे अनंत वृत्त खींच जाते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली है इनके सभी ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स थे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके सभी क्वेश्चनों की। इस वीडियो में पहले आपको संक्षिप्त में बता दूं क्या क्या क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, ये सरल कीजिए। और ये हर का परिमेकरण, यानी पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये सरल कीजिए घातांकों वाला है, और ये परिमेकरण वाला फिर से आ गया। तो पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 8, गुणनखंड कीजिए, ये आपका दूसरे चैप्टर से है। और बहुप्रसारित कीजिए, ये भी दूसरे चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में आपके जो निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल पर आरेखित करना है, और कार्तीय तल के x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है उनके नाम लिखना है, यानी चतुर्थांश बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है? बिंदुओं को किन किन चतुर्थांश में लिखिए, मतलब बिंदुओं की स्थिति किन चतुर्थांश में लिखिए, मतलब चतुर्थांश बताना है कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। और बिंदुओं की भुज और कोटि के मान देखिए। तो देख सकते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9 और 10 पूरा उसके चतुर्थांश ही देखने को मिले हैं, और ये अपन ने क्लास में भी कई बार बहुत अच्छे से किया है, और इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाकर डाली है। प्रश्न क्रमांक 11 पर क्या है कि समीकरण -2x + 3y, ये मतलब ये समीकरण है, इसको ABC के रूप में व्यक्त करना है। तो ये अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें ABC के मान बताना है, तुलना करते हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाता है कि a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, क्योंकि 6 इधर आएगा जब इसकी तुलना कर पाएंगे हम। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा में ही पूछा गया है। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 12, यदि 3 4 समीकरण का
ये है, मतलब ये समीकरण है का एक हल है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 और 4 एक्स की जगह पे 3 रख देंगे, वाई की जगह पे 4 रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। और के किस मान के लिए समीकरण का एक हल है, तो के का मान निकालना है, एक्स बराबर 2 रख देंगे, वाई बराबर 1 रख देंगे, तो ये के का मान आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट रख के भी बता देता हूँ, बहुत छोटा सा है तो संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये 2 और 2 रखेंगे, ये 3 और 1 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3, तो कितना आ जाएगा, के का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अगर हम मान रखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये 4 रखना है, 3 और 4 एक ही जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है प्लस 7, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस 7 और ये 3 ही रहेगा, तो ये 5/3 इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, अगली वीडियो में प्रॉपर इनको सॉल्व भी कराऊंगा। प्रश्न क्रमांक 13 देख सकते हैं, 13 में ये आपके 5वें चैप्टर से यूक्लिड ज्यामिति वाले चैप्टर से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14। आप पूरे क्वेश्चन आज देख लें, इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, और इन्हीं क्वेश्चनों को आप करके देखना, और नहीं आता तो कमेंट में बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, और ये मेथड अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका अर्धवार्षिक एग्जाम में बहुत अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे, और इन्हीं पैटर्नों के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पे आपका ये रेखा और कोण वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें डायरेक्ट कोण बताना है, जिसमें ऋजु कोण की परिभाषा बताना है, यानी सरल रेखीय कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, सरल रेखीय कोण कहलाता है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो ये बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं। इसको मैंने कराया भी था, देखो ये 50 बन रहा है, तो एकांतर कोण के नियम से ये कितना बन जाएगा, 50। ठीक है, अब ये 50 बन रहा है, और हमें पता है कि अंदर के दोनों कोणों को मिलकर ही बाहर का कोण बनता है, तो हम 50 को इसमें से घटाएंगे, तो ये बाय का मान भी बन जाएगा कितना, 7 और 7 8 9 10 11 12, यानी कि 77 डिग्री ये कोण बन जाएगा। एक्स और वाई के दोनों के मान हमने ज्ञात कर ली, इसको प्रॉपर हम सॉल्यूशन द्वारा भी कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 में भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोण ए समद्विभाजक एडी और भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ईसी। ठीक है, और आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको सबको देख लें आज। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का एक कोण कोण बी बराबर 54 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज के अन्य सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है, इसको करा देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगर एक कोण दिया है, इसको डायरेक्ट चित्र द्वारा समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बी बराबर कितना दिया है, 54, तो अन्य सभी कोण बताना है। हमें पता है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 54 हो जाएगा। और अंतः कोण जो संलग्न कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, तो x प्लस 54 बराबर 180। जब हम इस कोण सी का मान निकालेंगे, कोण सी, तो कोण सी कैसे निकलेगा, 180 माइनस 54, ये घटाएंगे 6 बचे, और 7 में से 5 गए 2 बचे, 126, तो ये भी 126 आएगा, तो कोण ए का मान भी 126 आ जाएगा। इस तरह से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कोण 110 80 70 और 95 किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं क्या, इसको सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या दिया, 540 को 5 और 4 के अनुपात में बांटिए, तो ये अनुपात में बांटने वाला है, इनको x मान लेंगे, जैसे कि माना अनुपात कितना है, 5x और 4x है, इनका योग कितना है, 540। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आप घर पे कर सकते हैं। जब x बराबर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 9 छक्के 54, यानी x बराबर 60 डिग्री आएगा। और जब x की जगह पर ये 5x की जगह पर रखेंगे, यानी पहला अपना 5x दिया है, तो 5 गुणे 60 ये 300 हो जाएगा, दूसरा 4x दिया है, यानी 4 गुणे 60 ये 240 हो जाएगा, तो ये x और y के मान आ जाएंगे। इसी तरह ये दिया है कि यदि रागिनी सुरेखा से दुगनी ऊंची है, तो रागिनी और सुरेखा की ऊंचाई का अनुपात क्या है। रागिनी और देखो इसका अपन समीकरण बता देते हैं, रागिनी दिया और इधर दिया सुरेखा, ध्यान से समझना, क्या रागिनी सुरेखा से दुगनी ऊंची है, किससे, सुरेखा से। मान लिया कि रागिनी की x है और सुरेखा कितनी हो जाएगी, दुगनी ऊंची है, तो सुरेखा कितना हो जाएगी, 2x। सुरेखा से दुगनी ऊंची है, सॉरी, तो रागिनी सुरेखा से दुगनी ऊंची है, इसलिए हम रागिनी को 2x मान लेंगे, सुरेखा को x मान लेंगे। इनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है, तो ये ऊपर रागिनी का रख देंगे, नीचे सुरेखा का। जब x x कटेंगे तो क्या बनेगा, 2:1। ठीक है, ये देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये आपके चतुर्भुज वाले चैप्टर से दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। यदि प्रश्न क्रमांक 19 देख सकते हैं, यदि आयत का एक विकर्ण आयत की एक भुजा पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, तो विकर्णों के बीच का निम्न कोण ज्ञात कीजिए। तो आपके ये पूरी ज्यामिति बहुत पूछी गई है इस बार। ये प्रश्न क्रमांक 20, अब ये तीन नंबर का ये क्वेश्चन है, तो प्रश्न क्रमांक 20 आपका
पहले चैप्टर से ही आ गया है। देखो ये 2 अलग-अलग क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको सरल करना है। मतलब वहाँ पर अपन ने सिंगल-सिंगल क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, यहाँ 2 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना है। इसी तरह इसको पिवट क्यू के रूप में लिखना है, ये भी मैंने कराए थे एग्जाम में। ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसकी गुणनखंड करना है, घनों का परिकलन किए बिना इसका सूत्र लिखिए, यानी ये a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3 बराबर ये फॉर्म में होती है, दूसरे चैप्टर पे दिया है, इसके सूत्र से ही ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं। तो ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 23 देख सकते हैं कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके 1001 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा का क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों और ये पूरा बहुपद है और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी x प्लस 2 का अपन क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, ये क्या आएगा -2। इसमें मान रख के देख लेंगे और इसमें मान रख के देख लेंगे। जब ये बराबर आ जाएगा तो गुणनखंड है। देखो ये तो छोटा समीकरण है, इसको अपन यहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 और ये -2 रखा तो ये कितना आ रहा है, -4 प्लस 4 यानी 0 आ रहा है। इसको भी ऐसे ही रख के देख लेंगे। चलो मैं देख ही लेते हैं। अगर ये 2 रखेंगे तो ये 2 हो गया प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इस तरह से आएगा। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, प्लस के 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 10 और 8 कितने होते हैं, 18। इधर 12 और 6 कितने होते हैं, 18, 18, 18 0 होगा। यानी ये x प्लस 2 इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, शून्य 0 आ रहा है, इसलिए ये x प्लस 2 इन दोनों बहुपदों का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम जांच कर लेते हैं। तो ये था पूरा आपका स्टैंडर्ड मैथ का पेपर। पेपर का लेवल कैसा था पूरा देख सकते हैं। आगे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।